जिस तथागत बुद्ध के विचार को डॉक्टर अंबेडकर मानते हुए बुद्धिस्ट हुए थे, वो अनिश्वरवादी विचार है। वो ईश्वर को नहीं मानता। और अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आया हूँ, और भारत में आकर के वो युद्ध कर रहे हैं कि भावनाएं कौन आहत कर रहा है। कबीर भावनाएं आहत किए कि नहीं किए, फूले कर रहे हैं कि नहीं, पेरियार कर रहे हैं कि नहीं, अंबेडकर कर रहे हैं कि नहीं। एक वैचारिक दर्शन पूरे 2000 साल का है, उसमें सारे इनके अपने लोग, ये सारे लोग वो हैं जो कथित रूप से भावनाएं आहत कर रहे हैं। असल में बात ये नहीं है कि भावनाएं आहत कर रहे हैं। 10% लोग जो है ना, जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, जो आरएसएस को अपना विचार मानते हैं, हिंदूवादी विचार को मानते हैं, वो लोग 90% लोग भावना आहत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये अजीब सा इस समय देश में माहौल बन गया है। अपड़ कुपड़ लोग हैं जो पूरे भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं जानते, भारतीय साहित्य को नहीं जानते, और जिनकी तस्वीरें और मूर्तियां बना करके ये वोट लेना चाहते हैं, उनके विचार को ये मार देना चाहते हैं। इस समय आज ऐतिहासिक दिन है, 14 अक्टूबर है। आज ही के दिन नागपुर में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। कहा जाता है कि माननीय कांशीराम साहब ने बाबा साहब को घर घर पहुंचाया। अब 22 प्रतिज्ञा को 5 अक्टूबर दिल्ली के अंबेडकर भवन पर, जिसको बीजेपी ने विवाद को तुल दिया, अब कहा जा रहा है कि पूरे देश में 22 प्रतिज्ञा जो है वो घर घर पहुंच गया है। मेरे साथ बहुजन समाज के प्रोफेसर, देश के हाईली इंटेलेक्चुअल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं। लक्ष्मण यादव जी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग भावनाएं आहत कर रहे हैं। बीजेपी ये बता दे कि भावनाएं कौन आहत कर रहा है। राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली सरकार के जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया है, जो 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने शपथ ली थी, जिसको भारत सरकार का प्रकाशन मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय प्रकाशित करवाता है। डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हर व्यक्ति उसे जीते हैं, और नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हूँ। जब जिस तथागत बुद्ध के विचार को डॉक्टर अंबेडकर मानते हुए बुद्धिस्ट हुए थे, वो अनिश्वरवादी विचार है। वो ईश्वर को नहीं मानता। और अमेरिका में जाकर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आया हूँ, और भारत में आकर के वो युद्ध कर रहे हैं। तो भावनाएं इस पूरे बहुजन समाज के जो 90% वंचित शोषित आवाम है इस देश के, जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना एक लड़ता हुआ आइकॉन मानती है, उन सबकी भावनाएं तो आहत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रहे हैं। मेरा तो यह आरोप रहेगा। इसलिए जरा एक बार स्पष्ट करें नरेंद्र मोदी कि भावनाएं कौन आहत कर रहा है। कबीर भावनाएं आहत किए कि नहीं किए, फूले कर रहे हैं कि नहीं, पेरियार कर रहे हैं कि नहीं, अंबेडकर कर रहे हैं कि नहीं। एक वैचारिक दर्शन पूरे 2000 साल का है, उसमें सारे इनके अपने लोग, ये सारे लोग वो हैं जो कथित रूप से भावनाएं आहत कर रहे हैं। असल में बात ये नहीं है कि भावनाएं आहत कर रहे हैं। 10% लोग जो है ना, जो ऊपर सत्ता में बैठे हैं, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, जो आरएसएस को अपना विचार मानते हैं, हिंदूवादी विचार को मानते हैं, वो लोग 90% लोग भावना आहत कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का विरोध तो करने की हिम्मत है नहीं। अब नहीं तो एक बार कह दें, अरविंद केजरीवाल कह दें, नरेंद्र मोदी कह दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने भावना आहत की है। ये बात क्यों नहीं बोल रहे? राजेंद्र पाल गौतम कैसे भावना आहत किए? कबीर को मैं पढ़ाता हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में, बीए में और एमए के बच्चों के लिए, तो कबीर तो भावनाएं आहत कर रहे हैं। काकर पाथर जोड़ की मस्जिद लई चुनाए, उसके बाद कह रहे हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर क्या है? अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुझे, ऐसी बावरी दुनिया पाथर पूजे जाए। तो ये तो कबीर ने भावना आहत की। रैदास ने भावना आहत की, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ऐसा नहीं है, ये अजीब सा इस समय देश में माहौल बन गया है। अपड़ कुपड़ लोग हैं जो पूरे भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं जानते, भारतीय साहित्य को नहीं जानते, और जिनकी तस्वीरें और मूर्तियां बना करके ये वोट लेना चाहते हैं, उनके विचार को ये मार देना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मूर्तियों में नहीं जिंदा है। वो बार बार कहते थे कि मुझे अगर खोजना है तो मुझे किताबों में खोजना, मुझे विचारों में खोजना, उन विचारों में जो भारत सरकार प्रकाशित करती है। गुलामगिरी से भावना आहत होती है कि नहीं होती? पेरियार की मूर्ति लगी, उसके नीचे लिखा है कि ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर को बनाया वो धूर्त है, जो प्रचार करता है वो धोखेबाज है। इससे भावना आहत होती है कि नहीं? जरा एक बार नरेंद्र मोदी बोले। फूले से भावना आहत होती है, पेरियार से आती है, अंबेडकर। इसलिए एक वैचारिक लकीर खिंच गई है इस समय इस देश में। आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, तब आप आरोप लगा करके जेल में डाल रहे हो। उनका सांसद क्या बोल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उससे भावना आहत नहीं होती है।
उसका सांसद जाति के लिए, जाति की महासभा हो रही है, जाति के नाम पर अन्याय हो रहा है, जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, बलात्कारियों को बचाने के लिए जाति के नाम पर सम्मेलन हो रहा है, उससे भावना आहत होती है कि नहीं होती? लगता है कि अब बहुजन समाज खासकर ओबीसी की जो संख्या है बहुत तेजी से बुद्धिस्ट हो रही है। मैंने लखनऊ में देखा, कल जयपुर में प्रोग्राम है, पटना में प्रोग्राम है। देखिए, बुद्ध मेरे लिए एक विचार का नाम है। जो भी न्याय, समता, मैत्री, करुणा इन सब को मानता है वो बुद्ध को थोड़ा सा जीता है, और इसलिए बुद्ध को मानने वाले लोगों की एक विरासत रही है। और बुद्ध जो भी न्याय, समता, बंधुत्व की बात करता है उन सब में थोड़े थोड़े बुद्ध हैं। और ओबीसी समाज के लोगों में से एक बड़ा तबका धीरे धीरे ये समझ रहा है, दो बातें समझ रहा है। एक तो ये समझ रहा है कि हम तो शासक वर्ग के लोग रहे हैं, मौर्य वंश से लेकर के, अशोक से लेकर के, पाल, प्रतिहार, गुर्जर वंश, तमाम वंश, शासकों को शूद्र कौन बनाया, ये ओबीसी को समझ में आ रहा है। हमें जो ताकत मिली थी उस ताकत को छीना है वर्ण व्यवस्था के नाम पर, इसलिए ओबीसी में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वर्ण व्यवस्था को नकार रहा है। नंबर एक, तो अभी तो कह दिया भागवत जी ने कि वर्ण और जाति खत्म करेंगे। वर्ण और जाति खत्म करने के पहले हिसाब देना होगा, और वो हिसाब जाति जनगणना से होगा। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि इस देश, और आप तो मीडिया के लोग हैं, 90% जो सवर्ण हैं वो कब्जा किए हुए मीडिया में। पहले हिसाब के बिना अब जाति खत्म नहीं होगी, पहले जाति जनगणना होगी। पहले ये पता चलेगा कि मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में 90% सवर्ण प्रोफेसर क्यों हैं, और ओबीसी लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं। आपके लोग तो डर के घर में बैठे हुए। अभी प्रीतम लोधी ने एक प्रदर्शन किया, शस्त्र पूजा की, उस सारे पिछड़ों का शस्त्र लाइसेंस डीएम कह रहा है कैंसिल कर देंगे। हाँ। नहीं करेंगे, वो तो जेल में डाल रहे हैं, वो मुकदमा कर रहे हैं, यूपी में बुलडोजर चल रहा है, बहुत कुछ इस समय इस देश में हो रहा है। लेकिन बहुजन समाज डरपोक समाज है, डरा हुआ समाज है। डरपोक नहीं है, बिखरा हुआ है, मैं इसको इस रूप में कहता हूँ। ताकत बहुत है, एक जगह से जगह। ज्ञानी भी है, डरपोक भी है। ज्ञान, हाँ ठीक बात है। अज्ञानी का मतलब ये समाज, लक्ष्मण यादव कल आप जेल जाएंगे, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। चुनौती है ये मेरे समाज के लिए। पहले ये बात समाज समझे कि जो आपके समाज के लिए कह रहा है कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जमीन, आपका हक हुकूक, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, भारत आप एक बताइए, कल मुझे एक वामसेव का कार्यकर्ता बता रहा था कि बीजेपी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, बाकी को मीडिया दलित, मायावती दलितों की पार्टी, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव पिछड़ों की पार्टी, ओवैसी मुसलमानों की पार्टी घोषित कर देता है, और आपके लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। नहीं, बर्दाश्त तो देखिए हमारे यहाँ प्रोफेसर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, नीचे लिख देता है टीवी में बिठाकर दलित चिंतक हैं, ओबीसी चिंतक है। तो एक ब्राह्मण ब्रह्मांड चिंतक होगा, और दलित अगर जाति तोड़ने की बात करेगा तो वो दलित चिंतक होगा। ये तो टैगिंग की जा रही है। भाई आप है ना डरपोक, आपके लोग हैं लाचार, बेबस, डरपोक है आप। और ये एक चुनौती है, मैं तो इस पूरे समाज को कह रहा हूँ। अगर आप लाठी खा के समझ रहोगे तो लाठी खा के समझो, अगर आप विचार से, किताबों से समझ बूझ करके आपका सारा हक छीना जाए। सवाल है कि आप लोग वर्ण व्यवस्था शूद्र हैं, अछूत हैं, आप औकात में रहिए। हाँ ना, वही है कि भारत का संविधान लागू हो गया, इसलिए औकात हम लोग भूल रहे हैं। जिस संविधान से आप जिस वर्ण व्यवस्था, आप जब ब्राह्मण धर्म मानेंगे तो आप शूद्र हैं। शूद्र का मतलब आप सेवा करो, भैंस चराओ, गाय चराओ, ठेला चलाओ, रिक्शा चलाओ। ये सब कुछ था, लेकिन बीच में आ गए ना अम्बेडकर, फूले पेरियार। अम्बेडकर, फूले पेरियार आके उस जो व्यवस्था बनी हुई थी भारत की, उसको तोड़ दिया। आप लोग वर्ण व्यवस्था तोड़ रहे हैं। तोड़ दिए हैं, कौन मानता है वर्ण व्यवस्था? तो आप लोग को पाप लगेगा। पाप लगे, पुण्य लगे। ये नरेंद्र मोदी को पाप लगना होता तो आज तक तो पाप, सबसे बड़ा पाप तो मैं क्या बोलूं उनके लिए। शूद्र में आते हैं भाई, दंगा करवा लिया। ओबीसी तो कह रहे हैं अपने को, पता नहीं किस में आते हैं। सुधरे हुए, सुधरे हुए शूद्रों के समूह को बाबा साहब और मंडल साहब ने ओबीसी कहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ओबीसी की जितनी जातियां हैं हाथ से श्रम करने वाली, वो सब अब संविधान और मंडल कमीशन, इन दोनों ने उन सब को सो कॉल्ड पापी बना दिया। तो आप लोग व्यवस्था तोड़ रहे हैं ना भाई, शूद्रों को सेवा करना था, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। हाँ, ये तो अत्याचार, अन्याय है। और ये व्यवस्था भी और तोड़ेंगे, और तोड़ा जाए। जेल जाएंगे आप? जेल भी जाएंगे, बहुत सारे लोग जेल गए, मारे गए। जगदेव बाबू मार दिया उन लोगों ने, जगदेव बाबू को, करपीट डाकू को गालियां दी, हमारे लोगों को जेल में डाला, आज भी जेल में डाले। आप लोग देशद्रोही वाला, आप लोग रामद्रोही हैं। रामद्रोही तो हैं, मतलब देखिए कौन सा राम, मैं पूछता हूँ। हम संविधान को मानने वाले, भारत के संविधान को मानने वाले, अम्बेडकर, फूले पेरियार, भगत सिंह को मानने वाले हैं। अब अम्बेडकर को केजरीवाल जी मानते हैं और वोट भी लेते हैं। केजरीवाल जी हनुमान लेफ्ट में भगत सिंह और राइट में बाबा साहेब। केजरीवाल जी, जरा ये देश की जनता पूछे केजरीवाल जी से, मैं तो जानना चाहता हूँ। वोट लेने के लिए पंजाब का चुनाव हुआ तो भगत सिंह और अम्बेडकर आ गए, वोट मिल गया, सरकार बन गई। अब लग रहा है कि फोटो हटाएं कैसे? दिल में तो भगवान राम है कि मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, उससे तेजी से केजरीवाल बोल रहे हैं जय श्री राम।
प्रधानमंत्री ने बाबा साहब का अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया, मूर्ति ये बनाई। केजरीवाल ने बनाया, लंदन का घर खरीदा, वो सबसे बड़े अम्बेडकरवादी हैं। हाँ, और शिक्षा बेच दी, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, संविधान की धज्जी उड़ा दी, हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे, लेटरल एंट्री से अब हमारे लोगों को यूपीएससी और प्रोफेसर बनने से रोक रहे, नई शिक्षा नीति में शिक्षा बर्बाद कर दी। अंबेडकर की मूर्ति चाहिए कि शिक्षा चाहिए इस बहुजन समाज को? पकौड़ा तलिए। पकौड़ा भी, हाँ, ये तो तलवा ही रहे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस देश के 90% आवाम एक बार पहचाने इन लोगों को कि ये आपको मूर्तियां दे रहे हैं, ये आपके लोगों का फोटो दे रहे हैं। जितना लोग दिख रहे हैं ना, एक FIR पर सब यहाँ से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा। जेल FIR पर सब भाग जाएगा। कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं एक FIR पर लोग भाग जाए। अभी यहाँ तो देख के ये लग रहा है कि अब भागने और डरने वाले नहीं हैं। अब इनका भी इम्तिहान है। अगर ये अपने प्रोफेसर को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता के साथ नहीं खड़े हुए, जो लड़ रहा है, जो विचार के साथ खड़ा है, तो कल को कोई खड़ा नहीं होगा। बताइए, इसका साइड इफेक्ट होगा या तमाम बहुजन नेता बोलना शुरू कर देंगे? शुरुआत में तो साइड इफेक्ट होगा। हाँ। जो मान्यवर कांशीराम ने तो किताब लिखी है चमचा युग, आज मान्यवर कांशीराम होते तो फरसा युग, बेलचा युग लिखते। चमचा बड़ा हो गया। लगता है राजेंद्र पाल गौतम के बाद से जिस तरह समाज एकजुट हुआ इनके साथ, हाँ। बाकी बहुजन नेताओं को ताकत अभी मिलेगी। कुछ देर डरेंगे कि मंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ गया, इसलिए तो डरेंगे। लेकिन अगर ये समाज वाकई राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़ा भी नहीं होना है, विचारधारा के साथ खड़ा होना है। अगर विचारधारा के साथ खड़े होते हुए अपने व्यक्ति के साथ खड़े हो गए तो बाकी नेताओं को भी हिम्मत मिलेगी। इसलिए फेज है। इसलिए अभी जो भी जहां लड़ रहा है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, अगर वो विचार के साथ लड़ा हो रहा है तो पूरे समाज को अखिलेश यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होगी। और अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय सम्मेलन में ये भी कहा कि अब समाजवाद के साथ अंबेडकरवाद को जोड़ना है। अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ रही है। तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि हम गरीब गुरबा पिछड़ों की बात करेंगे। हम जब से मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार से आए हैं, हमको लगता है कि गरीब गुरबा की ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, और 90% गरीब तो हमारे ही लोग हैं। ये सारा मतलब ये देखिए, वंचित ओबीसी सुधर रहा है। ओबीसी क्या, सब सुधर रहा है। दो तरह सुधर रहा है। कुछ लोग पढ़ लिख करके समझ करके सुधर रहे हैं, कुछ लोग लाठी खा के सुधर रहे हैं। मैं बहुत पहले से ये बात बोल रहा हूँ। बीजेपी एक बार और आ जाए, सारा दुरुस्ते हो जाएगा, लाइन लेन सब ठीक। देखिए, दुरुस्त तो होगा, इसमें दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी को इसके लिए शुक्रिया अदा करें। लेकिन जो लोग मारे गए ना, वो हमारे लोग थे। जो गरीब कमजोर है ना, उसकी हत्याएं हो जाएंगी, बलात्कार होगा, नौकरी चली जाएगी, वो नुकसान सबसे बड़ा है। आपको नहीं चाहते कि वो दोबारा आपको भी धमकी मिलती है? अरे मत पूछिए, धमकी तो इतनी मिलती है, लेकिन लोग हैं, तारीफ भी करते हैं तो हिम्मत मिल जाती है। और मैं तो हिम्मत अपने पुरखों से लेता हूं। हम जैसे प्रोफेसर हैं। और शंभू भाई, एक बात, आपके लोग लाखों देखते हैं, ये जो हम लोगों की पीढ़ी है ना, ये आखिरी पीढ़ी है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोफेसर, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन आखिरी है। अगर आज ये 2-4-5 साल में लड़के हम लोग बचा नहीं पाए ना, तो 5 साल बाद तो हम लोग बचेंगे ही नहीं। एक बात बताइए, हमारे नेताओं को लगता है, मैं जितना बहुजन आंदोलन में जाता हूँ, अखिलेश की रैली, मायावती की रैली, इस तरह के बहुजन, एक भी सवर्ण समाज का आदमी नहीं आता है। इसका मतलब लाइन साफ है इस देश में कि जाति हमेशा रहेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सवर्ण समाज में जो लोग संविधान को मानते हैं, जो अम्बेडकर, फुले, पेरियार को मानते हैं, आप उनके लिए, उनको खुश करने के लिए नीतियां नहीं भी बनाएंगे ना, तो वो आपके साथ खड़ा होगा। राहुल सांकृत्यायन कौन थे भाई, और लोहिया कौन थे, और तमाम लोग। मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए आपको खड़ा होना चाहिए अपने लोगों के साथ, वंचित शोषित जमात के साथ। जो संविधान को मानने वाला सवर्ण है, जो बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार के विचार से मानने वाला, तो वैसे भी आएगा। एक चीज समझना चाहता हूँ, हमारे पिताजी हैं, मजदूर हैं, हमारी माता मजदूर है, उससे हम उम्मीद नहीं रखते हैं। बहुजन समाज का, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो शहरों में आया, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, पावर सेंटर्स, और बाबा साहब के संविधान से जो SC ST के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक और संसद, विधानसभा में है, उनके डर की वजह क्या है? देखिए, सब व्यक्तिवादी हो गए हैं, परिवारवादी हो गए हैं। दोनों बात है। एक तो ये है ना शंभू जी की पहली बार, पहली पीढ़ी के लोग, जैसे मैं अपना उदाहरण ले लूँ, प्रोफेसर बनने या PhD करने जो विश्वविद्यालयों में लोग आते हैं ना, वो पहली पीढ़ी के लोग होते हैं। जगह जमीन गिरवी रख करके तो उन लोगों को पढ़ाया गया होता है। घर में पेंट नहीं होता है, घर टपक रहा होता है, तब तो पढ़ने आते हैं, तो वो रिसर्च में आए। बहुत थोड़े से लोग आ पा रहे हैं। थोड़ा सा लोग प्रोफेसर बन पाया, उस बेचारे को लगता है कि मैं थोड़ा अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ कर लूँ, इसलिए वो थोड़ी देर चुप होता है कि यार नौकरी। मान ले कि लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और ये कांसीराम
करुणानिधि जैसे शिबू सोरेन जैसे नेताओं का अब जन्म नहीं होगा? नहीं, बहुजन समाज से ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भरोसा पता नहीं क्यों ना अपने विचार अपनी ज़मीन पर होता है। जिस ज़मीन ने ऐसे पुरखों को हमेशा पैदा किया ना, उस ज़मीन में इतनी ताकत है कि वो ऐसे ताकतवर लोगों को पैदा करेगी जो भगत सिंह, अंबेडकर, फूले, पेरियार उनके विचार को लेकर आगे जाएंगे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। और इस देश में जब आरएसएस 95 साल 100 साल तक अंदर से काम करते हुए अपने लोगों को पैदा कर रही है, तो मुझे लगता है कि अंबेडकर, फूले, पेरियार और इन लोगों में इतनी कमजोर ताकत तो नहीं थी कि उनके लोग वारिस न पैदा हों। शुक्रिया इतना समय देने के लिए। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को घर घर पहुँचाया और अब राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाओं को घर घर पहुँचा दिया है। इस बदलाव को महसूस कीजिए और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जितनी संख्या में यहाँ लोग आए थे उतनी ही संख्या में बहुजन मीडिया भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेजी से बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, एकजुट हो रहा है और उसका नतीजा है कि 2024 का जो चुनाव है वो मंडल वर्सेस कमंडल होने की पूरी उम्मीद है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, आपकी क्या राय है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, अलीपुर रोड से दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।